नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। आज से हम हिंदी का टॉपिक वाइज अध्ययन करेंगे, जैसे हिंदी वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्य। तो उसी श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक होगा हिंदी वर्णमाला। आज से हम हिंदी वर्णमाला का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 90% सवाल पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला से ही बनते हैं और अधिकांश बच्चे इसे क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये हिंदी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हिंदी की रीढ़ कहा जाता है। तो हिंदी के व्यवस्थित अध्ययन के लिए या हिंदी के व्यवस्थित टॉपिक वाइज अध्ययन के लिए यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर हिंदी के सभी टॉपिक्स, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वाक्य, संधि, समास आदि से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके सभी बहन भाइयों को इसका लाभ मिल सके। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिंदी वर्णमाला। आज का टॉपिक क्या है? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है? यहीं से बनता है। फर्स्ट जो हमारा लाइन है उससे ही क्वेश्चन बन जाता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से बन सकता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। वर्णों की माला, वर्णों की, यानी कुछ भी लिख दिया जाता है। एक में लिखा होगा वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो आप किस पर राइट आंसर करेंगे? आप राइट आंसर करेंगे वर्णों की व्यवस्थित समूह, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कहाँ से बनता है? यहाँ से बनता है। पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या या अक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 52 होती है। तो हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अगला उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्यंजन कितने होते हैं, यानी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो 35, 36, 39, 33, तो आप किस पर राइट आंसर करेंगे? 33। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और आपसे पूछा जाए स्वर कितनी होती हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बन चुके हैं। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, यानी वर्ण किसे कहते हैं? क्वेश्चन बनता है वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो उसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों दिए होंगे। तो आपको किस पर टिक करना है? आपको टिक करना है ध्वनि पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन को घुमा दिया जाए कि भाषा सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो आपको ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हैं। तो आपको टिक किस पर करना है? तो आपको टिक करना है वर्ण पर। किस पे टिक करना है? वर्ण पर करना है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो करना है वर्ण पर। और अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो किस पर टिक करना है? ध्वनि पर आपको टिक करना है। तो ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त किया जाता है। ध्वनि को लिखित रूप में वर्ण द्वारा व्यक्त
किया जाता है, यानी वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। नोट में हम देख लेते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि है और लेखन की दृष्टि से क्या है? लेखन की दृष्टि से वर्ण है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है? ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। यानी क्वेश्चन इस तरह से भी घुमाकर पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन बनता है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई क्या है और उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हुए हैं, तो आप किस पर टिक करेंगे? तो आप टिक करेंगे ध्वनि पर। किस पर टिक करेंगे? ध्वनि पर। और यदि क्वेश्चन बनता है कि लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसमें वर्ण और ध्वनि दोनों दिए हुए हैं, तो आपको किस पर टिक करना है? तो आपको वर्ण पर टिक करना है। यानी लिखित इकाई सबसे छोटी कौन सी है? वर्ण है। और उच्चारण की दृष्टि से इकाई कौन सी है? सबसे छोटी ध्वनि है। और केवल ये पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है और उसमें ध्वनि और वर्ण दोनों लिखे हुए हैं, तो आपको क्या करना है? सही ध्वनि को करना है। ये अब आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है या वर्ण है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है या वर्ण है? इस बारे में बच्चे अधिकांशतः कंफ्यूज रहते हैं। तो सवाल को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हैं, तो आपको क्या करना है? ध्वनि पर लगाना है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हुए हैं, तो आपको ध्वनि पर लगाना है। लेखन की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और वर्ण दोनों दिए हुए हैं, तो आप किस पर लगाना है? वर्ण पर लगाना है। किस पर लगाना है? वर्ण पर लगाना है। या इस तरह से पूछे कि भाषा की लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको क्या लगाना है? वर्ण पर लगाना है। तो ये आपका कन्फ्यूजन अब दूर हो जाना चाहिए। आपका बिल्कुल भी आंसर बिल्कुल क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। आप सभी जानते हैं 2 भागों में। 2 भाग कौन से हैं? 2 भाग है हमारे स्वर और व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ये आप सभी जानते हैं। स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो स्वर, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं अ, ई, उ और री। ये 4 किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर में कौन से आते हैं? दीर्घ स्वर कौन से हैं? आ, ई, उ। ये 3 दीर्घ स्वर में आते हैं। और प्लुत स्वर जिसमें किसी भी स्वर को हम खींच कर बोलते हैं, तो जो उसके आगे क्या लिखा जाता है? 3 की संख्या बनाई जाती है। जैसे ओ, तो इस आपने देखा होगा इस तरह से लिखा होता है, 3 आगे बनी होती हैं, जिसको हम अधिक खींच कर बोलते हैं, अधिक समय लगता है जिसे बोलने में, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन का हमने केवल इसमें मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में देखेंगे। स्वर की डेफिनेशन क्या है? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर कहते हैं। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, हमें क्या देखना है? क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको डेफिनेशन दी जाएगी कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में किसी की सहायता न लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे
स्वर कहते हैं। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, प्लस स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, स्वर पे टिक करना होगा। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो स्वर कौन कौन से होते हैं, स्वर आपको पहले ही बता दिया है। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं, अ आ इ ई उ ऋ ए ओ औ। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वरों की कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। अ क्या है, एक अमात्रिक स्वर है। कैसा स्वर है, अ क्या है, अमात्रिक स्वर है। क्वेश्चन बनता है अमात्रिक स्वर कौन सा है, अमात्रिक स्वर कौन सा है। आप सभी एक पेन और कॉपी लेकर बैठिए और इसे अपने नोट में मेंशन करते जाइए कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अमात्रिक स्वर कौन सा है, अमात्रिक स्वर कौन सा है। तो अमात्रिक स्वर क्या होता है, आ, जिसे हम क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन और भी बनता है, उदासीन स्वर कौन सा है, उदासीन स्वर कौन सा है। तो उदासीन स्वर किसे कहते हैं, आ। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनकी मात्राएं कैसी होती हैं। आ की मात्रा आ, ई उ ऋ ए ओ औ। स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर कितने होते हैं, 11। लेकिन मात्राएं कितनी होती हैं, मात्राएं कितनी होती हैं, काउंट करें आप कितनी होती हैं। मात्राएं होती हैं 10। मात्राएं कितनी होती हैं, 10। मात्राएं कितनी होती हैं, 10 होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मात्राएं कितनी होती हैं, क्वेश्चन बने, तो आप क्या कितनी होती हैं, मात्राएं 10 होती हैं। आ एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं बनती है, इसे अमात्रिक स्वर और उदासीन स्वर कहते हैं। जो बात हम आपको बताएंगे वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होगी कि स्वरों के व्यंजनों के पीछे लगने वाली मात्राएं कितनी होती हैं। व्यंजनों के पीछे लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी होती है। कौन कौन सी मात्राएं हैं जो व्यंजन के पीछे लगती हैं, कौन कौन सी लगती हैं। आ, ई, ओ और औ। ये चार मात्राएं ऐसी हैं जो कहाँ लगती हैं, व्यंजन के पीछे लगती हैं या बाद में लगती हैं। तो पीछे लगने वाली मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4 होती है। और ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जो स्वर से पहले लगती है। स्वर से पहले कौन सी, व्यंजन से पहले कौन सी मात्रा लगती है। तो व्यंजन से पहले लगती है, कौन सी लगती है, 1। व्यंजन से पहले लगने वाली मात्रा कितनी होती है, उसकी संख्या होती है 1। ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। और व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं कितनी होती हैं। तो व्यंजन के नीचे लगने वाली मात्राएं होती हैं उ, और री, यानी 3 मात्राएं ऐसी होती हैं जो व्यंजन से पहले लगती हैं। और ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जो व्यंजन के ऊपर लगती हैं। व्यंजन के ऊपर लगने वाली मात्राएं कौन सी होती हैं, ए और ए, 2 ऐसी मात्राएं हैं जो व्यंजन से ऊपर लगती हैं। तो हम काउंट करेंगे कितनी मात्राएं हो जाती हैं हमारी। 1 मात्रा व्यंजन से पहले लगने वाली, 3 मात्राएं व्यंजन से के नीचे लगने वाली, 2 मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगने वाली, 3 1 4 5 6, और 4 मात्राएं हमने बताई थी व्यंजन के बाद में लगने वाली। व्यंजन के बाद में लगने वाली 4 मात्राएं आ, ई, ओ और औ। तो कुल मात्राएं कितनी हो गई हमारी, कुल मात्राएं कितनी हो गई, 4 2 6 और 4 10। इसी तरह से सभी मात्राएं लगती हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं।
यानी जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम, बहुत ही कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। आ, ई, उ, री। यानी आप बोल कर देखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको लिख दिया जाएगा कि निम्न में ह्रस्व स्वर कौन सा है, आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा आ, ई, उ, अ। तो आप बोल कर दिखाएंगे कि किसे बोलने में कम समय लग रहा है, आ, ई, उ, अ। तो एकदम आपका क्लियर हो जाएगा कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। इन ह्रस्व स्वरों को एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं? मूल स्वर किसे कहते हैं? तो मूल स्वर किसे कहते हैं? आप जानते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं इन ह्रस्व स्वर को ही, या क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, री, इन चारों को मूल स्वर भी कहते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, या मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं, ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार बन चुका है। तो आपको ये देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कौन से होते हैं और मूल स्वर कितने होते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। दीर्घ स्वर, अब देखते हैं हम दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, लगभग 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगे, उन्हें कौन से स्वर कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अब क्वेश्चन बनता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 3। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। आ, ई और उ। आ, ई और उ दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। दीर्घ स्वर बनते कैसे हैं? दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं? यानी ह्रस्व स्वरों के योग से जो स्वर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरी बात, क्वेश्चन इस प्रकार से भी घुमाया जा सकता है कि ह्रस्व स्वरों के योग से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो हम उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे कैसे बनेगा? अ प्लस अ क्या हो गया? आ, दीर्घा बन गया। ई प्लस ई क्या हो गया? ई, दीर्घ ई हो गया। उ प्लस उ क्या हो गया? दीर्घ ऊ हो गया। तो ह्रस्व स्वरों के योग से बनने वाले स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो दीर्घ स्वर 3 होते हैं। कुछ लोग संयुक्त स्वर को भी दीर्घ स्वर में जोड़ देते हैं। ह्रस्व स्वर की दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कुछ लोग इसमें 7 मेंशन कर देते हैं। 7 दीर्घ स्वर नहीं होते हैं, क्योंकि जो 4 होते हैं वो क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त स्वर के बारे में हम आगे बात करेंगे। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से कितना समय लगता है? 3 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। क्वेश्चन बनेगा जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन में दिए होंगे ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। तो आपको क्या लगाना होगा? आपको लगाना होगा प्लुत स्वर। क्या लगाना होगा? प्लुत स्वर। यानी जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी में क्या लिखा रहता है? 3 का अंक लिखा रहता है। 3 का अंक लिखा रहता है। आपने देखा होगा, जिसका उदाहरण जैसे होता है ओ, यानी किसी बात को हम बहुत लंबा खींचकर जब बोलते हैं तो वहाँ कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है। स्वरों के उच्चारण स्थान। स्वरों के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के उच्चारण स्थान के बारे में तो आपने सभी ने पढ़ा होगा। आज हम स्वरों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे।
तो आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। कहाँ से होता है? आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से होता है। आप बोल कर देखिए, आपको परीक्षा में पूछा जाता है अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बोल कर देखिए आवाज़ कहाँ से आ रही है? आवाज़ कहाँ से निकल रही है? आवाज़ निकल रही है हमारे कंठ से, तो आ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। ई ई बोल कर देखिए, ई की आवाज़ आपके कहाँ से आ रही है? तालू से आ रही है, तो ई का उच्चारण स्थल क्या होता है? तालु होता है। उ ऊ उ ऊ कहाँ से आवाज़ आ रही है? ओष्ठ, आपके दोनों ओष्ठ देखिएगा, ओष्ठ दोनों ओष्ठ से इसका उच्चारण हो रहा है, तो उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। री री बोल कर देखिए, कहाँ से आवाज़ आ रही है? मूर्धा से, यानी जीभ के नीचे से मूर्धा से आवाज़ आ रही है आपकी, तो री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। ओ कंठ और मूर्धा से। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, यानी ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर 3 होते हैं, आ, ई और उ। री का दीर्घ स्वर नहीं बनता। री का दीर्घ स्वर कहाँ बनता है? संस्कृत में री का दीर्घ स्वर होता है, लेकिन हिंदी में री का दीर्घ स्वर नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? दो असमान स्वरों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी दो असमान स्वरों के बनने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन दी होगी कि दो असमान स्वरों के योग से बनने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संयुक्त स्वर। कैसे? संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं ओ और ओ। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? असमान स्वर से कैसे बनते हैं? ए कैसे बनेगा? ए बनता है आ और ई के योग से क्या बनता है? ए बनता है। और आ प्लस ए के योग से क्या बनता है? ए बनता है। इसी तरह आ प्लस उ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। और अ प्लस ओ के योग से क्या बनेगा? ओ बनता है। तो ये होते हैं हमारे संयुक्त स्वर। इसी प्रकार की अच्छी वीडियो और हिंदी की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।